प्यारे बच्चों, आज हम ले रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम का मतलब होता है मानी गई आय, यानी जिसके मामले में हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि आपकी इनकम मानी जाएगी। इनकम टैक्स में आपके धारा 60 से 65 ये जो धाराएं हैं वो डीम्ड इनकम के बारे में बताती है। कई बार क्या होता है कि इनकम टैक्स में व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए उसको ट्रांसफ़र करता है, अपनी इनकम को ट्रांसफ़र करता है या आधा अधूरा ट्रांसफ़र करता है। उसका पर्पज़ सिर्फ इतना ही होता है कि मेरी इनकम नहीं मानी जाए, मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया तो किसी और की हो जाएगी वो। तो इनकम टैक्स में ये जो धारा 60 से 65 है वो इसी पे बात करती है। अगर कोई इस तरीके का ट्रांसफ़र है जिसको हम ट्रांसफ़र उसने कर तो दिया, पर इनकम टैक्स ये कहता है कि भले ही आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया हो लेकिन वो आपकी ही इनकम मानी जाएगी। तो ये पूरी धारा 60 से 65 इसी के मामले में आती है। एक एक करके इसमें देखते हैं कि कौन सी इनकम है जो उस व्यक्ति ने ट्रांसफ़र तो कर दी, पर ट्रांसफ़र करने के बावजूद भी वो इनकम उसी व्यक्ति की मानी जाएगी और उसी को टैक्स देना पड़ेगा जिसने वह प्राप्त की थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है नंबर 1, संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना आय का हस्तांतरण। ट्रांसफर ऑफ इनकम, आप केवल इनकम को ट्रांसफर करते हो विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स। आपने एसेट्स का ट्रांसफर उस व्यक्ति को नहीं किया, केवल इनकम का ट्रांसफर किया। मान लो एक एक्स व्यक्ति है, उसने अपनी इनकम होती थी किसी एसेट से। एसेट्स का मतलब मान लो उसकी एक बिल्डिंग थी जो किराए पर दी हुई थी, तो किराए पर जो बिल्डिंग दी हुई थी उसका 20,000 रुपये महीना किराया आता था। वो किराया उसने क्या कर दिया कि किसी के और के नाम कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कोई भी हो सकता है कि ये मैं उसको दूंगा, हमेशा ये जो 20,000 रुपये पर मंथ है वो किसी और को मिल जाएंगे जिसको भी वो देता है। ऐसी स्थिति में उसने बिल्डिंग किसके नाम की है? बिल्डिंग तो उसी के नाम की है, लेकिन यानी एसेट्स उसके नाम की है और इनकम उसने किसको ट्रांसफर कर दी? किसी और को कर दी। तो इनकम टैक्स ये कहते हैं भले ही आपने इनकम को ट्रांसफर कर दिया हो, चूंकि आपने एसेट्स तो उसके नाम से की नहीं, तो ऐसी स्थिति में वो इनकम आपकी मानी जाएगी। ये कहलाता है डीम्ड इनकम का फर्स्ट रूल। कंसेप्ट समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स, जिसके अंतर्गत आप इनकम तो ट्रांसफर कर देते हो पर एसेट्स ट्रांसफर नहीं करते। आप इससे एक व्यक्ति की इंटेंशन को समझ सकते हो। इनकम टैक्स इस ट्रांसफर पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा कि आपने ट्रांसफर क्यों किया। वो तो सिर्फ इतना कहता है कि आपने ट्रांसफर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इनकम आपकी ही मानी जाएगी क्योंकि बिल्डिंग आपकी थी। तो इसका मतलब रेंट भी आपका होगा। आप अगर इसको किसी भी व्यक्ति को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप लीगल कागज लिख के दिया हुआ हो कि इसका किराया हमेशा इस व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन जब तक आप एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक वो आपकी इनकम भी ट्रांसफर उसको नहीं मानी जाएगी, वो आपकी मानी जाएगी। ये पहला रूल है धारा 60 के अंतर्गत। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सेकेंड, संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। इसमें जो खंडनीय शब्द है रिवोकेबल, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति अपनी एसेट्स को ट्रांसफर तो करता है, मतलब पहले पॉइंट में एसेट्स ट्रांसफर नहीं करी थी, सेकेंड पॉइंट में वो अपनी एसेट्स को ट्रांसफर कर देता है। किसको? किसी भी व्यक्ति को। लेकिन ट्रांसफर करते समय वो एक बात उसमें साथ में रखता है कि ये संपत्ति मैं आपके नाम कर रहा हूं, जो भी व्यक्ति है XYZ, लेकिन मैं जब चाहूं इसे वापस ले सकता हूं। ये इररिवोकेबल हो गया। रिवोकेबल होता है ना, रिवोकेबल ट्रांसफर हो गया। रिवोकेबल मतलब वापस कर लेना। कोई भी आज आप कहते हो, जैसे मान लो मैंने अपनी कोई भी एसेट्स है वो आपके नाम कर दी और मैं कहता हूं कि तुम इसका उपयोग करो, ये तुम्हारे नाम में करता हूं, लेकिन इसे मैं जब भी चाहूं वापस ले सकता हूं। तो अगर आप इस कंडीशन के साथ उसको ट्रांसफर करते हो, विद दैट कंडीशन कि भाई ये आज तो तुम्हारी है, आगे भी तुम्हारी रहेगी, लेकिन इसमें लास्ट हक मेरा है, या मैं उसमें ये कर दूं कि नहीं मैं ये तुम्हें ट्रांसफर तो कर रहा हूं लेकिन ना तो तुम इसको बेच सकते हो या ना कुछ और कर सकते हो। तो इस तरह का जो ट्रांसफर होता है ना, उसको बोलते हैं रिवोकेबल, खंडनीय हस्तांतरण। आपने ट्रांसफर तो किया, आधा अधूरा किया, इसलिए खंडनीय शब्द आता है, रिवोकेबल होता है।
सुन में? तो रिवोकेबल ट्रांसफर यदि किसी व्यक्ति ने किया है और उससे कोई इनकम है रिवोकेबल एसेट से, तो ऐसी स्थिति में वो इनकम भी जो जिस व्यक्ति ने हस्तांतरण किया था ना, उसकी इनकम मानी जाएगी, जिसको हम ट्रांसफरर बोलते हैं, ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति को। तो अब ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति कौन है? जिसकी एसेट्स थी, उसने ट्रांसफर किया एक्स को ये इस शर्तों के साथ किया कि इसकी इनकम तुम्हारी है, ये तुम्हारा है, लेकिन मैं जब भी चाहूँ इसे वापस ले सकता हूँ, या तुम्हें इसके बेचने का अधिकार नहीं होगा, या कोई अन्य अधिकार उसको दिया नहीं, पर ये तुम्हारा है। तो इस तरह का ट्रांसफर भी इनकम टैक्स ये कहता है कि आपकी इनकम मानी जाएगी, और वो भी इनकम आपकी मानी जाएगी तो टैक्सेबल भी होगी। ये आपका सेकंड रूल इसके अंतर्गत हो जाता है। दोनों पॉइंट समझ में आए? पहले में इनकम ट्रांसफर किया था, एसेट्स ट्रांसफर नहीं किया। दूसरे में एसेट्स ट्रांसफर कर तो दिया लेकिन अधूरा ट्रांसफर किया, क्योंकि उसमें उसने रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट किया। रिवोकेबल मतलब जब चाहे वो उसे वापस ले सकता है, तो अधूरा ट्रांसफर भी नहीं माना जाता है। थर्ड पॉइंट, जीवन साथी की आय, इनकम ऑफ स्पाउस। जीवन साथी का मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ हो गया और वाइफ के लिए हस्बैंड हो गया। अगर इस तरह का ट्रांसफर यदि होता है तो वो भी इनकम जो है वो क्या हो जाएगी? सारी टैक्सेबल हो जाएगी। किसकी? जिसने वो कमाई है या जिसने वो ट्रांसफर की है। अब इसमें बहुत सिंपल सा है, जैसे मान लो मैं कोई भी इनकम मेरे पास आती है, मैंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को दूंगा, तो ट्रांसफर टू द स्पाउस हो गया, पर वो इनकम मेरी मानी जाएगी। मैंने एक बिजनेस सेटअप किया या मैंने एक कंपनी खोली, मेरे कारण से उस पत्नी को मेरे क्या है वहां पे नौकरी रख लिया। कंपनी किसकी थी? मेरी थी। मैंने पत्नी को वहां पे बिठाया, 20,000 रुपए तनख्वाह पर मंथ देता हूँ, तो ये भी जो इनकम है वो किसकी मानी जाएगी? मेरी इनकम मानी जाएगी, पत्नी की नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो वाइफ है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें उसको नौकरी मिली, मेरे कारण से मिली। कंपनी किसकी है? मेरी है, या मैंने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं इसलिए मुझे उसमें अधिकार मिला, मैंने अपने पत्नी को लगा दिया। तो ये इस तरह की कोई इनकम है जो जीवन साथी को दी जाती है। या कोई ऐसा बिजनेस खोला मैंने, सारा पैसा मैंने लगाया, मैंने अपनी पत्नी को खाली बिठा दिया, तो वो भी इनकम उसकी नहीं मानी जाएगी, वो किसकी मानी जाएगी? मेरी मानी जाएगी। तो ये कंसेप्ट जीवन साथी पे लागू होता है, यानी हस्बैंड यदि वाइफ के लिए करे या वाइफ हस्बैंड के लिए करे, दोनों ही स्थिति में वो किसकी मानी जाएगी? जिसकी एक्चुअल में वो थी, जिसके कारण से किसी को मिल रही थी, तो मुख्य व्यक्ति जो उसमें है उसके लिए हो गया। तो ये भी आपके जीवन साथी में आता है। हाँ, इसका एक अपवाद ये है कि जैसे मान लो मैंने अपनी कंपनी खोली और या मैंने किसी कंपनी के मेरे पास बहुत सारे शेयर हैं, जिसको सार्वजनिक हित बोलते हैं, है ना? तो सार्वजनिक हित यदि मेरा है, सफिशिएंट राइट बोलते हैं, तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ है तो मुझे ये अधिकार मिला कि मैं उसमें अपने यहाँ पे किसी को भी रख सकता हूँ, क्योंकि मैं उस कंपनी में सफिशिएंट शेयर होल्डिंग है। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को इसलिए रखा क्योंकि वो इंजीनियर है और मुझे वहां पे एक अच्छे इंजीनियर की आवश्यकता थी। तो जैसे किसी अन्य एम्प्लॉय को मैं वहां पे रखता हूँ, वैसे ही अपनी पत्नी को उसकी योग्यता के कारण से रखता हूँ, फिर वो उसकी पत्नी की आय मानी जाएगी। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अपवाद रहता है कि भाई यदि कोई खुद इंजीनियर है तो ऑब्वियस है वो किसी और को नौकरी नहीं दे के अपनी पत्नी को दे देता है, तो वहां पे वो उसकी इनकम मान ली जा सकती है। तो कंसेप्चुअली बात क्लियर हो गई, यानी वहां पे पत्नी को जो नौकरी मिली वो पति के कारण से नहीं मिली, उसको उसकी अपनी योग्यता के कारण से मिली थी, इसलिए वो अपवाद के रूप में आएगा। अदरवाइज ऐसा कभी भी होता है कि जीवन साथी अपनी कोई साथी को अपनी आय हस्तांतरित कर देता है या उसके कारण से उसको मिलती है, तो वो सारी हस्बैंड की मानी जाएगी यदि पति ट्रांसफर करे, और यदि पत्नी ट्रांसफर कर रही है ऐसा कुछ, तो वो भी आपकी पत्नी की मानी जाएगी, हस्तांतरणकर्ता की इनकम मान ली जाएगी। आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट, पुत्र वधू को हस्तांतरित संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम एन एसेट्स ट्रांसफर्ड टू डॉटर इन लॉ। पुत्र वधू का मतलब हो गया ससुर के लिए अपने पुत्र की वाइफ जो है वो पुत्र वधू होती है। तो अगर कोई ससुर अपनी इनकम को पुत्र वधू को हस्तांतरित करे, बाकी सारे फीचर्स भी वैसे ही जैसे ट्रांसफर करते हैं
रिवोकेबल हो या केवल इनकम का ट्रांसफर करे, वो नियम तो लागू होते ही हैं। मान लो उसने ट्रांसफर कर दिया और वह उसकी पुत्र वधू है वर्तमान में भी, जब किया था तब भी और वर्तमान में भी, तो ऐसी इनकम जो है वो ससुर की इनकम मानी जाएगी। अब प्रश्न है कि इनकम टैक्स इस बात तक क्यों पहुंच गया? तो इससे जस्ट ऊपर वाला था जीवन साथी की आय। ससुर ने अपनी जो पत्नी है उसके नाम से इसलिए नहीं किया क्योंकि नियम 3 ये कहता है कि अगर आप अपने जीवन साथी को करते हो तो आपकी मानी जाएगी। उसने थोड़ा सा और होशियारी करने की कोशिश करी कि नहीं यार, ऐसा करते हैं कि मेरी पत्नी को करूंगा तो जीवन साथी माना जाएगा। उसने अपने बेटे की बहू जो होती है उसको ट्रांसफर कर दिया। कुल मिला के मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? टैक्स बचाना। तो इनकम टैक्स ने वहां तक उसको ले लिया कि भैया अगर आप उसको भी ट्रांसफर करते हो, पुत्र वधू को भी, घर का घर में रहेगा, उसका यही था, तो वो भी क्या माना जाएगा? ससुर की इनकम मानी जाएगी, पुत्र वधू की इनकम नहीं मानी जाएगी। इसमें क्लॉज ये है, ये जो ससुर जो है और पुत्र वधू जो है वो जिस समय ट्रांसफर किया उस समय भी ये रिलेशन होना चाहिए और जिस समय इनकम कैलकुलेट हो रही है उस समय भी ये रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुत्र वधू और ससुर का रिलेशन खत्म हो गया, यानी अगर पुत्र वधू ससुराल छोड़ के चली गई है या कोई पॉइंट इस सेपरेशन के कारण से हुआ है, ये पॉइंट ऊपर वाले में भी लागू होता है। अगर पति पत्नी में ट्रांसफर है और वो ट्रांसफर सेपरेशन के कारण से हुआ है, डाइवोर्स के कारण से हुआ है, अलग रहने के समझौते के अंतर्गत हुआ है, तब तो फिर वो पत्नी की मानी जा सकती है। और यहाँ पे भी अगर वो पुत्र वधू है तो पुत्र वधू की ही मानी जाएगी, क्योंकि जब अब रिलेशन ही नहीं रहा, जीवन साथी हो चाहे पुत्र वधू हो, अगर वो रिलेशन है तब तो वो उस व्यक्ति की मानी जाएगी जिसने हस्तांतरण किया। लेकिन अगर वो रिलेशन ही समाप्त हो गया, ट्रांसफर आपने किया, इसका मतलब ओरिजिनल ट्रांसफर हो गया। क्योंकि जैसे जीवन साथी ने अलग छोड़ दिया है, वो अलग रहते हैं, तो वैसे ऐसी स्थिति में वो उसकी ही इनकम मानी जाएगी। क्लियर? और पुत्र वधू वाले मामले में ये है कि ये रिलेशन यदि समाप्त हो गया है, पुत्र वधू कहीं अलग रहती है, ये सेपरेशन होने के कारण से उसने क्या कर दिया, इनकम उसके नाम से कर दी है, तो ऐसी स्थिति में वो उस पुत्र वधू की ही मान ली जाएगी। ये इसके अपवाद के पॉइंट है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी भी पॉइंट पे? अगर आती हो तो तुरंत पूछ लेना, ठीक है? यानी कुल मिला के कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें। 5th पॉइंट, अवयस्क बच्चों की आय, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। तो माइनर चाइल्ड की इनकम का बेसिक रूल सिर्फ इतना ही है कि माइनर चाइल्ड की इनकम माता या पिता दोनों में से किसी एक की आय में जोड़ी जाती है जिसकी पहले से कोई आय टैक्सेबल हो। अब जैसे मान लो कोई माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड मतलब 18 साल से कम का हो गया, अगर उसकी कोई इनकम है तो या तो वो उसके पिताजी की इनकम में जोड़ी जाएगी या माता जी की इनकम में। अब दोनों में से किसी में भी जोड़ी जाएगी, ये भी तय करना है किस में जोड़े, तो जिसकी पहले से टैक्सेबल इनकम है उसमें जोड़ी जाएगी। ये भी इसमें बहुत सीधा सीधा रूल है, दोनों में से जिसकी आय अधिक हो उसमें जोड़ दो। तो अगर पिताजी अच्छा कमाते हैं तो पिताजी में जोड़ो, और अगर माताजी अच्छा कमाते हैं तो माताजी में जोड़ो। एक बात, कब? जब माइनर चाइल्ड है और उसकी इनकम है तो। लेकिन माइनर चाइल्ड, इसके अपवाद में क्या आता है, एक्सेप्शन क्या है? अपवाद में ये आता है कि अगर मान लो माइनर चाइल्ड अपनी खुद की मेहनत से कमाता है, अपनी योग्यता से कमाता है, वो कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा कलाकार है, इस कारण से पैसे कमाता है, तो फिर वो माता पिता में नहीं जोड़ी जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में होता क्या है, ये तो समझ में आ जाए कि अपवाद है, नहीं जोड़ी जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में उसकी इनकम जो है उस पर टैक्स लगेगा, उसके खुद की ही लगेगा, यानी उसकी ही इनकम में से उसको देना है। माता पिता की आय में नहीं जोड़ी जाएगी, लेकिन टैक्स भरने का जो दायित्व है वो गार्जियन का होगा। इसमें बस इतना सा नियम अपवाद के रूप में कहते हैं, क्योंकि 18 साल से कम के ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होता है। तो चूंकि माइनर चाइल्ड जैसे फिल्मों में कलाकार होते हैं, टीवी कलाकार होते हैं, इनकी इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम होती है, तो ऐसी स्थिति में उनकी इनकम तो उन्हीं की मानी जाएगी, पर टैक्स देने का जो दायित्व है वो उनके गार्जियन का होगा। गार्जियन में फिर कोई भी हो सकता है, ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये अवयस्क बच्चों की आय के मामले में सारी बातें हैं। समझ में आया बेटा? ये भी 6ठा पॉइंट,
व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय को हस्तांतरित संपत्ति की आय, व्यक्ति यानी पर्सन, और व्यक्तियों के समुदाय यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को संपत्ति का हस्तांतरण। मान लो आपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन का एक नाम और होता है समिति। आपने कोई सोसाइटी या समिति को कोई आपके एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, संपत्ति ट्रांसफर कर दी है, या किसी व्यक्ति को आपने संपत्ति ट्रांसफर कर दी है। अब ट्रांसफर क्या हुआ, किसको हुआ, दो बातें समझनी थी। संपत्ति ट्रांसफर करी, किसको करी, या तो किसी व्यक्ति को करी या व्यक्तियों के समुदाय को करी, जिसको हम सोसाइटी या समिति बोलते हैं। तो किसी समिति को हमने एसेट्स दे दी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ये कहा समिति को जब ट्रांसफर किया तो हमने क्या किया कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई संभालने वाला नहीं होता है, तो आप उसको सोसाइटी बना के उसको सोसाइटी को हैंड ओवर कर देते हो। आपने उस सोसाइटी को दे दिया और उसमें ये कहा कि भैया ये सोसाइटी इसको संभालेगी, उसका टेकिंग केयर ऑफ रखेगी, सारा ध्यान रखेगी, और उसकी जो भी इनकम होगी वो मेरे परिवार के किसी सदस्य को दे देगी। सारे खर्चे निकालने के बाद में जो भी उससे बचता है वो सारा किसको दे देगी, परिवार के किसी सदस्य को दे देगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो उसने अपना जो था वो ट्रांसफर इसलिए कर दिया कि कोई और संभालने वाला नहीं है तो उसको किसी व्यक्ति को दे दिया या फिर किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दे दिया। लेकिन केवल संपत्ति का हस्तांतरण किया, आय का हस्तांतरण नहीं किया। आय के मामले में उसने कह दिया कि ये मुझे आप हमारे किसी परिवार के सदस्य को दे दें। जनरली ऐसी कंडीशन तब होती है जब मान लो परिवार में कोई सदस्य नहीं बचा है, ऐसा हो जाता है कई बार, और बहुत पैसा है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को या किसी व्यक्ति को गार्जियन बनाकर उसके हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब घर में मान लो कोई माइनर चाइल्ड था, छोटा बच्चा था, अब और कोई परिवार में सदस्य ही नहीं है, तो एक समिति बना के वो सारी एसेट्स समिति को दे दी, और समिति को ये कहा गया कि आप इसकी जितनी भी इनकम होती है वो इस बच्चे को देंगे और आप इस संपत्ति का ध्यान रखेंगे। जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा तब ये इसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके का जो हस्तांतरण होता है तो वो भी आपके क्या होता है, जिसने हस्तांतरित किया था उसी की इनकम मानी जाएगी। ये व्यक्तियों के समुदाय या उस व्यक्ति की इनकम नहीं मानी जाएगी। ये केवल उसी शर्त में मानी जा सकती है जब प्योर ट्रांसफर हो। जैसे मान लो मेरे पास बहुत बड़ी जमीन थी या बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, मैंने सोसाइटी को दे दी और मैंने कहा कि अब मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं, ये पूर्ण रूप से आपकी है, तब वो रियल ट्रांसफर माना जाता है। अदरवाइज अगर आपने उसमें कोई अपना हित रख लिया है, अपना इंटरेस्ट उसमें रखा है, तो फिर वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? नेक्स्ट, एचओएफ को हस्तांतरित संपत्ति से आय, ये भी एक तरीके से सिमिलर पॉइंट है, कोई अंतर नहीं है इसमें भी। जैसे व्यक्तियों के समुदाय के करते हैं वैसे एचओएफ हिंदू और विभाज्य परिवार हो गया, है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF को बोलते हैं, हस्तांतरित संपत्ति से। तो यदि कोई आप HUF को ट्रांसफर कर देते हो, यानी व्यक्ति जिसने इनकम कमाई उसने अपनी इनकम HUF को ट्रांसफर कर दी या एसेट्स ट्रांसफर कर दी, तो उससे जो भी इनकम होती है वो इनकम किसकी मानी जाएगी, जिसने ट्रांसफर की है। तो ये जितने भी पॉइंट हम अब तक पढ़ रहे हैं ना, ये सारे ट्रांसफरर शब्द आता है। जिसने ट्रांसफर किया है ना उसी के माने जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर करने के पीछे कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य टैक्स को बचाना होता है या इनकम को डाइवर्ट करके अपनी इनकम को कम दिखाना होता है। ऐसा जनरली ऐसा मानते हुए इसीलिए इनकम टैक्स ने कह दिया कि भाई ये सारी की सारी आपकी मानी जाएगी। और दिख भी रहा है, सारे पॉइंट हमने पढ़े कि भाई आपने संपत्ति का हस्तांतरण किया, आय का नहीं किया, आपने क्या करा, पुत्र वधू को हस्तांतरित किया, तो ये तो कोई भी कर सकता है ना, तो वो आपकी मानी जाएगी क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आपका है, सोर्स ऑफ इनकम आपका है, सारी चीजें आपकी हैं, तो वो इनकम भी आपकी मानी जाएगी। तो यहाँ तक के सारे पॉइंट एक जैसे हैं लगभग। ये ट्रांसफर है और ट्रांसफर में एक ही नियम है, जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति है, उसकी वो इनकम मानी जाती है। और 8वां पॉइंट ये भी मानी गई आय में आता है, ये पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं पहले भी। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, किसी के पास बहुत सारा पैसा मिल गया तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी, टैक्स लगेगा। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, यदि आपने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जो अनएक्सप्लेन्ड है, यानी आप बता नहीं पाए कि इसका पैसा कहाँ से लाए, तो अनएक्सप्लेन्ड हो गया, तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपके पास यदि वही सेम पैसा है तो। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अगर आपने कोई खर्चा किया और आप बता नहीं पा रहे हो पैसा कहाँ से लाए, तो वो भी माना जाएगा। और ओनली लोन बोलते हैं, लोकल लोन जिसको हम बोलते हैं,
यदि वो भी आपने लिया, आप कहते हो कि हमने इतने लाख रुपए का लोन लिया है, तो वो भी आपकी इनकम ही मानी जाएगी। खर्चे को भी इनकम माना है और हुंडी को भी इनकम माना है, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड है, आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारे के सारे जो 8 पॉइंट थे, ये मानी गई आय आती है। और मानी गई आय जो है वो ट्रांसफर करने वाले व्यक्ति यानी ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल होती है। और इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं उसमें आप देखेंगे ये किया है, उसमें बस यही तय करना है ये किसकी मानी जाएगी, राइट रॉन्ग लगाना है। जितने आए कि हाँ ये उसकी मानी जाएगी, वो सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। बस इतना ही पॉइंट है, समाप्त करते हैं इसको। मानी गई आय।